कक्षाओं में मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया है। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासकों में आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार के बाद आपने सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन किया है। और सम्राट अशोक के बाद अशोक के उत्तराधिकारी और अंतिम शासक बृहद्रथ की जो हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करते हैं, वहां तक हम लोगों ने अध्ययन किया। लेकिन इतिहास को केवल कुछ व्यक्तिगत महान शासकों का अध्ययन नहीं माना जाना चाहिए। इतिहास का अध्ययन करने के समय आपको उस समय की परिस्थितियों को, उस समय की सामाजिक जो संरचना थी, उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। इतिहास का निर्माण केवल कुछ व्यक्तियों ने नहीं किया है। इतिहास किसी की पैतृक संपत्ति नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वह सामाजिक जो परिस्थितियां थी, जो सामाजिक संदर्भ थे, वे थे सामाजिक परिस्थिति। और ऐसे इतिहास का अध्ययन भी सामाजिक आर्थिक पहलू से इतिहास का अध्ययन माना जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ही ये भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चला है एग्जाम में क्वेश्चंस करने का, अब व्यक्तिगत क्वेश्चंस की जगह पर सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के क्वेश्चंस भी होते हैं। मतलब आप लोगों को इतिहास का अध्ययन 360 में करना है, न कि केवल कुछ व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी ले लें और आप ये समझ लें कि इतिहास हमको आ गया। देखिए, मौर्य साम्राज्य के समय में जो परिस्थितियां थी, जो सामाजिक स्थिति थी, उसके अध्ययन करने का जो भी कुछ कारण हो, लेकिन अध्ययन के स्रोतों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। और अध्ययन के स्रोत में आपके पास कुछ जो पहले की अपेक्षा कुछ चौड़े स्रोत बन जाते हैं, कुछ विस्तृत स्रोत बन जाते हैं। क्योंकि आप वैदिक पुस्तकों, मतलब पुराण वगैरह में वैदिक पुस्तकों, वैदिक धर्म से संबंधित जो पुस्तकें थी उसमें, और वैदिक धर्मोत्तर मतलब बौद्ध एवं जैन तथा कुछ धर्मनिरपेक्ष स्रोतों से भी इस कालखंड की जानकारी आपको मिलती है। अब धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यहाँ पर यही लेंगे कि जिस पुस्तक को या जिस स्रोत को धार्मिक तत्व के आधार पर या धर्म के आधार पर नहीं तोला जा सकता, ऐसे पुस्तक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दो स्रोत आपके पास में आएंगे, एक अर्थशास्त्र और दूसरा मेगास्थनीज की इंडिका। अब चूंकि इंडिका आपके पास में उपलब्ध नहीं है, इंडिका के विवरण अन्य जो यूरोपीय, खासकर ग्रीक इतिहासकारों ने किया है, तो यूनानी इतिहासकारों के उस दृष्टांत को भी, उस तथ्य को भी देखना पड़ता है। और अर्थशास्त्र को निर्विवाद रूप से उस कालखंड की रचना प्रारंभिक स्तर पर माना ही जाता है। तो वहां पर हम सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, मौर्य काल में समाज में सबसे पहली बात वर्षों से, शताब्दियों से आती रही चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। मतलब मौर्य काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। चतुर्वर्ण व्यवस्था थी और इसके साथ ही साथ चारों आश्रमों की भी व्यवस्था थी। चारों आश्रमों की भी व्यवस्था उस समय तक विद्यमान थी। चारों आश्रमों की व्यवस्था, इसको आप लोग जानते हैं, चारों आश्रमों को अच्छी तरह से जानते होंगे। जो ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ और उसके बाद सन्यास, वानप्रस्थ, ये चार आश्रम की जो व्यवस्था थी उस समय तक विद्यमान थी। क्योंकि राजा को व सम्राट को वहां पर वर्ण व्यवस्था का, आश्रम व्यवस्था का रक्षक अर्थशास्त्र में बताया गया है। वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था का रक्षक वहां पर बतलाया गया है राजाओं को। अब यहां पर देखेंगे कि वर्ण की व्यवस्था जो ऋग्वैदिक कालखंड में पुरुषोक्त से आती है, और आश्रम की व्यवस्था जो अनिवार्य रूप से उपनिषदों में दिखलाई पड़ती है, वह मौर्य काल तक संस्थागत नहीं लेकिन सामाजिक परंपरा के तौर पर विद्यमान हो गई थी, सामाजिक परंपरा के तौर पर प्रचलित थी। मतलब वो समाज का एक अनिवार्य ट्रेडिशन बन चुका था, समाज का एक अनिवार्य परंपरा बन गई थी। ये इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मेगास्थनीज जो आए थे, मेगास्थनीज ने भारतवर्ष की चतुर्वर्ण व्यवस्था को नहीं समझा, तो उन्होंने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 वर्गों में कर दिया। भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 वर्गों में। अब आपको यहां पर ध्यान रखना कि परीक्षा में अगर प्रश्न आए कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण सामाजिक वर्गीकरण कितने भागों में किया है, तो आपको जवाब देना है 7।
अब इस सातों में से हम तादात्म्य स्थापित करेंगे कि उसके पीछे में क्या था। देखिए, मेगास्थनीज जहां का था उसके पृष्ठभूमि जाइए, यूनान का था। तो मेगास्थनीज यूनानी परंपरा के आधार पर जहां पर पेशे अथवा कर्म के आधार पर फैसला किया जाता है, तो उस दृष्टिकोण से भारतीय समाज का वर्गीकरण कर रहा था। और यहां पर भी देखना है कि आपके पास में जो चतुर्वर्ण कंसेप्ट आया, तो भी मूल रूप से पुरुष सूक्त में जहां तक वर्णित है या ऋग्वैदिक कालखंड में कर्म के आधार पर ही था। कालांतर में वह कर्म व्यवस्था से पीढ़ियां पर पीढ़ियां होते हुए जन्म व्यवस्था में बदलता चला गया। मतलब कार्यों की विशेषज्ञता और वर्ण के तौर पर आ गई। और मौर्य काल में यह वर्ण व्यवस्था सटीक थी, एक वर्ण व्यवस्था बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। तो मेगास्थनीज का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका समाज का जो वर्गीकरण देखते हैं, तो सबसे पहला लिखा था उन्होंने दार्शनिक वर्ग। अब इसमें तो याद आता है कि प्राचीन यूनान में दार्शनिकों का कितना बोलबाला था। किसी महान दार्शनिक ने कहा था, किंग मस्ट बी फिलोसफर, फिलोसफर मस्ट बी किंग। राजा को दार्शनिक होना चाहिए, दार्शनिक को राजा होना चाहिए। तो सबसे पहला वर्ग उसने दार्शनिक का देखा जिसकी साम्यता आप ब्राह्मण वर्ग से कर सकते हैं। ब्राह्मण वर्ग से आप लोग यहां ध्यान देंगे कि मेरा इरादा ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण नहीं हो दार्शनिक नहीं होते। ब्राह्मण वर्ग से आप अध्ययन के तौर पर तुलना कर सकते हैं दार्शनिक ब्राह्मण वर्ग से, या इसको उसने पुजारी कहा था। पुजारी, आप इसको नोट कर लेंगे कि दोस्तों दार्शनिक, इसके बाद आपको ब्राह्मण से तुलना कर सकते हैं या पुजारी। इसके बाद उसने एक दूसरा वर्ग देखा था, वो कृषकों का, किसानों का वर्ग था। किसानों का, इसको आप कृषक रखिए, कृषक वर्ग इसको देखेंगे। देखिए, अब इसमें एक चीज है, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा कि कृषक वर्ग की संरचना को जब देखेंगे तो मौर्य काल में कृषि की जो व्यवस्था थी वो अन्य किसी भी कालखंड से, जो से पहले के कालखंड थे, उससे समुन्नत अवस्था में हो गई थी। तो समाज का एक बड़ा वर्ग कृषि कार्यों में तल्लीन था, और कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। और उस जब हम कालखंड को देखते हैं तो एक भूमि थी जिसको कि ब्रज भूमि कहा जाता था, जिस पर चारागाह की व्यवस्था होती थी। तो ऐसे एक विस्तृत संख्या में लोग होंगे, बड़ी संख्या में लोग होंगे जिनके पास में पशुपालन करना एक प्रमुख पेशा रहा। तो इस पशुपालकों की संख्या को देखते हुए मेगास्थनीज ने एक तीसरा वर्ग अहीर का बना दिया। अहीर की तुलना आप ग्वाल से कर सकते हैं, ग्वाले से। अहीर को कुछ पुस्तकों में आप ग्वाले भी देखेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। अहीर ग्वाले, जिसको अपराय में समझ लेंगे। तो पहला वर्ग दार्शनिक का था, दूसरा वर्ग किसानों का था, और तीसरा वर्ग अहीर का था। चौथा वर्ग उसमें देखेंगे आप कारीगर का था। इस कारीगर के लिए चूंकि शिल्पी आता है, शिल्पी, तो आप इस शिल्पी शब्द को भी समझ लेंगे जो कारीगर अथवा शिल्पी, ये चौथा वर्ग था। तो पहला वर्ग आपके पास में दार्शनिक का था, दूसरा वर्ग किसानों कृषकों का था, तीसरा वर्ग आपके पास में अहीरों का था, कारीगर का था, शिल्पी का था, और उसके बाद जो अगला वर्ग था वह सैनिक का था। सैनिक का, सैनिक मौर्य काल में 5 लाख सैनिक कम से कम चंद्रगुप्त मौर्य के पास में थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो सैनिक थे, जिसका वर्णन जस्टिन एस्ट्राबो ने किया है, तो 5 लाख सैनिकों को देने के लिए नियमित वेतन था। मतलब सेना का नियमितीकरण जो होता है, निगमन, उसको कहा जाए कि स्पष्ट रूप से हो चुका था। अब यहां पर आपको देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास या अशोक तक जो सेना की संख्या थी वह 5 लाख थी या 5 लाख से बढ़ती रही। देखिए, अशोक को बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं करना पड़ा, लेकिन अशोक को 2 युद्ध तो अनिवार्य रूप से करने पड़े। उसमें कलिंग के युद्ध, जिसको प्रथम युद्ध माना जाता है, उसमें भीषण रक्तपात हुआ था, और उस रक्तपात में कहा जाता है कि 1 लाख सैनिक मारे गए थे दया नदी के किनारे उस कलिंग के युद्ध में। तो 1 लाख सैनिकों की मृत्यु की सूचना विभिन्न प्रकार के स्रोतों से मिलती है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि अशोक के समय में सैनिकों की संख्या 1 लाख के मारे जाने के बाद भी कम हो गई थी या सैनिकों का काल पड़ा था। तो अनिवार्यतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अशोक के समय में सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई थी, न कि कमी हुई थी। पुनः अशोक के बाद जो उत्तरवर्ती अशोक के उत्तराधिकारी रहे,
उस समय सैनिकों पर व्यय का अधिकांश हिस्सा उनके वेतन वगैरह में खर्च होता था। तो एक बड़ी सेना ही अब साम्राज्य के लिए समस्या बन गई। तो एक आर्थिक संकट जो आया होगा, उस आर्थिक संकट के पीछे में एक बड़ी सैनिकों की संख्या भी होगी। तो अनिवार्यता मानते हैं कि अशोक के समय तक सैनिकों की संख्या में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई थी, लेकिन बाद में वह राजकोष के लिए एक समस्या बन गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य की जहां तक सैनिकों की बात है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिकों की संख्या अगर हम 5 लाख माने और चंद्रगुप्त उस महान सम्राट के सैनिकों को अगर हम क्लासिफिकेशन करें, उसका वर्गीकरण करें, तो अर्थशास्त्र के आधार पर उसके सैनिकों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला स्थल सैनिक और दूसरा लिखिए जल सैनिक। सामान्य अर्थ में समझ ले, सैनिक मतलब जिसको थल सेना कहते हैं, और उसके बाद नौसेना। अब ये मत समझ ले कि कुछ समय वायुसेना भी थी। नौसेना, थल सेना और नौसेना। वायुसेना नहीं समझेंगे आप लोग, थल सेना और नौसेना। थल सेना में चतुरंगनी सेना कहा गया है सम्राट, उस मौर्य सम्राट की सेना के बारे में, चतुरंगनी सेना। इस चतुरंगनी सेना को जब हम देखते हैं तो वहां पर 4 सैनिक हमारे पास में आते हैं कि पैदल भी थे, अश्वारोही रथी भी थे, और उसके बाद हस्ती सेना यानी कि हाथियों का भी प्रयोग सेना में किया जाता था। अब जैसा कि हमने इससे पहले की क्लासेस में स्पष्ट किया था कि जब महाजन पदों का उदय हो रहा था, महाजन पदों का उदय हुआ, तो महाजन पद के उदय में 16 प्रकार के 16 महाजन पद अनिवार्य रूप से थे, और उसमें मगध राजनीतिक रूप से प्रभावी हो गए कालांतर में 16 महाजन पदों में। उसके पीछे में एक महत्वपूर्ण कारण हाथियों का सेना में प्रयोग था। हाथियों का सेना में प्रयोग था। यद्यपि कुछ ऐसे घटनाएं मिलती है कि हाथियों जो हस्ती सेना है वो भारत वर्ष में कुछ शासकों के पतन का कारण भी रहा है। जब हम सिकंदर के आक्रमण को प्रमाण मानते हैं, सिकंदर के आक्रमण को एक उपयुक्त मान लेते हैं, तो उस समय देखते हैं कि राजा पौरुष और सिकंदर के बीच में जो लड़ाइयां हुई थी उसमें हाथियों की सेना ही पौरुष के हार का कारण बन गई थी, क्योंकि अश्वारोही सेना से हस्ती सेना पराजित हो गई थी वहां पर। तो उसका जो भी दृष्टांत हो, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ पर 4 चतुरंगनी सेना मतलब 4 प्रकार की सेना थी। पुनः एक तथ्य हमारे पास आता है कि हाथियों की सेना या हाथियों को बड़े पैमाने पर जो पालतू बना लिया था, इसका दूसरा क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य और जब सेल्यूकस निकेटर के बीच में लड़ाई होती है, उस लड़ाई के फलस्वरूप संधि होती है, तो 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य तो आप यहां पर यह समझेंगे कि पश्चिमोत्तर भारत में, विशेषकर भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग था मतलब आज पाकिस्तान वगैरह में, तो वहां पर अश्वारोही सेना की प्रधानता थी और हाथियों को प्रमुखता से नहीं पाला गया था। यह हस्ती सेना एक अनिवार्य सेना नहीं, और भारतवर्ष के उस कालखंड में हाथियों की सेना एक प्रमुख, हस्ती सेना का एक प्रमुख अंग रही। पुनः उसके बाद दूसरे तथ्य को जब हम देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज जो भारतवर्ष में सैनिकों की क्रांति के संदर्भ में आता है, तो वह सिर्फ बाबर के आक्रमण के समय आता है, जब बाबर के आक्रमण के समय में तोप का प्रयोग किया गया। तो उससे पहले भारतवर्ष में, मैं 1526 से पहले की बात कर रहा हूं, उस समय भारतवर्ष की जो लड़ाइयां हुई है, भारतवर्ष में जितनी भी लड़ाइयां हुई है, उसमें नए नए यंत्रों का जो प्रयोग किया गया है या नए नए जो अस्त्रों का प्रयोग किया गया है, वो परंपरागत शैली के थे, परंपरागत शैली के थे। और बारूद का मतलब आप तोप का जो पहला प्रयोग से देख लेंगे, यह बाबर के आने के समय में हुआ है। तो उस महान सम्राट के समय तक कोई भी ऐसा महान शासक नहीं था जो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक की जितनी बड़ी सेना थी या जितने सैनिकों की संख्या थी, उससे ज्यादा कोई सैनिक रखा 1526 ईस्वी से पहले। आपके कालखंड में कई ऐसे शासक इस कालखंड में आएंगे, जैसे हर्षवर्धन भी हैं, उत्तरापद स्वामी का उनको भी रैंक मिला था, उत्तरापद स्वामी की उनको विरोध मिली थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी सेना नहीं थी जो कि सेना चंद्रगुप्त मौर्य के पास में थी। और ऐसा वर्णन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं कि जस्टिन प्लूटार्क का वर्णन है, स्टोवक का वर्णन है, और जो अर्थशास्त्र हमारा आधार रहा है। अब सामाजिक संदर्भ के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अभी तक तो हम दार्शनिक किसान और मेगास्थनीज का जो वर्णन है उसमें सिर्फ दार्शनिक किसान, कारीगर और सैनिकों पर चल रहे हैं।
अब उसके बाद उसने एक और वर्णन किया है पद का, जिसका नाम वहां पर इंस्पेक्टर रखा है या निरीक्षक रखा है, जिसका नाम उसने निरीक्षक रखा है। इसको ध्यान रखेंगे, निरीक्षक, निरीक्षक रखा है। अब यहां पर देखेंगे कि अभी तक दार्शनिक 1 2 3 4 5, छठा आपके पास निरीक्षक। ओवरसियर शब्द का प्रयोग, ओवरसियर। अब इस निरीक्षक शब्द में आप देखेंगे तो क्या क्या मेगास्थनीज को मिला हो। देखिए, एक बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मौर्य साम्राज्य में रहा है और उसके कई प्रांत भी रहे। कल आप लोगों ने देखा था उत्तरापथ था, सुवर्णगिरी वगैरह प्रांत थे, उसको भी आपने देखा। तो पथ निर्माण भी एक महत्वपूर्ण कार्य था और विस्तृत पथ निर्माण भी उस कालखंड में हुआ था, जिसको अर्थशास्त्र में वणिक पथ कहा गया है और वह आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था। तो पथ निर्माण में भी निरीक्षक होंगे। सैनिकों की रसद पूर्ति के लिए जो विभाग था उसमें भी निरीक्षक होंगे। पोतवाध्यक्ष या अन्य पोतवाध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष इत्यादि जो विभाग थे उसमें भी निरीक्षक होंगे। तो उन विभागों को न पहचानने के कारण अथवा भारतीय पृष्ठभूमि होने के कारण मेगास्थनी के अनुसार वर्गों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर दिया, निरीक्षक। एक ही शब्द का प्रयोग कर दिया, निरीक्षक। और इसके बाद 7वां वर्ग जो हम देखते हैं वह अमात्य रहा है, अमात्य और मंत्री। अब यहां पर भी देखना है, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, क्या इतनी जनसंख्या थी अमात्य की? अमात्य की इतनी बड़ी जनसंख्या थी कि मेगास्थनीज को वहां पर इतने लोग दिखलाई पड़े कि उसने एक समाज का भाग ही मान लिया? नहीं, इतनी बड़ी संख्या अमात्य की नहीं। लेकिन चूंकि एक व्यवस्थित नौकरशाही, एक व्यवस्थित नौकरशाही, आधुनिक संदर्भ में नौकरशाही, जिसके आधार कोई परीक्षा नहीं होती थी और परीक्षा होती थी जीवन से संबंधित परीक्षा होती थी, उसको उसने मेगास्थनीज ने देखा होगा, यह एक मेरा अनुमान है। इसके आधार पर उसने समाज के एक वर्ग के तौर पर अमात्य को स्वीकार कर लिया। लेकिन अर्थशास्त्र के आधार पर अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो मंत्रियों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 18 प्रकार के मंत्री अथवा सचिव को व्यक्त किया जाता है। यहां पर आपको देखना है एक और चीज कि अमात्य जो यहाँ पर है वो मंत्री अथवा सचिव दोनों के बराबर ही होता है, मंत्री अथवा सचिव। क्योंकि कल के क्लासेस में हमने आपको स्पष्ट रूप से बतलाया कि अमात्य का जो मूल शब्द है वह अंबान है और अंबान जो आया है वो ऋग्वेद से आया है। और जहां तक सचिव की बात है तो सचिव के लिए मूल शब्द सबसे पहला स्रोत हमको मिलता है वह ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। आप इसमें से जो तथ्य इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़े, अब देखेंगे समाज में उस समय, जैसा कि हमने कहा कि समाज में उस समय चतुर्वर्ण का कंसेप्ट था। समाज में वर्ण व्यवस्था के साथ ही साथ वहां पर आपको देखना है कि आश्रम व्यवस्था भी समाज में थी, जो कि मौर्य काल में आश्रम व्यवस्था का होना एक महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पर आता है। संत समाज की दिशा को भी बतलाता है और समाज में जो नैतिकता थी उसके स्तर को भी बतलाता है। अब इसके आधार पर आप यह नहीं निष्कर्ष निकाल लेंगे कि उस मौर्य समाज में अपराध नहीं होता था। मौर्य समाज में अपराध भी होता था, लोगों में इस प्रकार की प्रवृत्ति थी और इसके लिए जेल भी बने हुए थे, जेल भी बने हुए थे। कभी कभी जब मौर्य प्रशासन को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज से 300 साल पहले इतनी अच्छी शासन प्रणाली को भारत ने एडॉप्ट किया था। भारतवर्ष में इतनी अच्छी शासन प्रणाली थी जैसे उसके आधार पर तो वर्तमान शासन प्रणाली भी आपको कमजोर कभी कभी लगेगी। अब मैं बतला रहा था कि वहां पर स्त्रियों की स्थिति, देखिए स्त्रियों की स्थिति में आपको दो चीजों को देखना पड़ता है, नियोग की प्रथा, वैवाहिक स्थिति मतलब विवाह की परंपरा, इसको देखना पड़ता है, और उसके बाद स्त्रियों की शिक्षा, इसको भी देखना पड़ता है, और उनके बाद उसकी सामाजिक स्थिति का आप सहर्ष मूल्यांकन कर सकते हैं। तो नियोग की प्रथा उस समाज में प्रचलित है। नियोग प्रथा के बारे में हमने व्याख्या जब आपके पास वैदिक क्लासेस में कर दिया था, नियोग की प्रथा क्या होती थी। तो नियोग की प्रथा भी समाज में प्रचलित थी
ये पहली चीज आप इसको देखें। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। उत्तर वैदिक कालखंड के क्लासेस में हमने आपको बताया है, वीडियो उपलब्ध है कि विवाह 8 प्रकार के होते थे। उसमें 4 प्रकार के विवाह अच्छे माने जाते थे और 4 प्रकार के विवाह बुरे माने जाते थे। मौर्य काल में ये 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। 8 प्रकार के विवाह। और यहां पर एक चीज और है जो कि आप लोगों को देखना पड़ेगा। गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह, आधुनिक संदर्भ में आप लोग तो एक्सपर्ट है, प्रेम विवाह उस समय भी समाज में उपयुक्त या स्नेह या आदर का स्थान नहीं प्राप्त कर सका था। प्रेम विवाह उस समय भी समाज में आदर का स्थान नहीं प्राप्त कर सका था। मतलब जो 4 प्रकार की व्यवस्था थी, वो 4 प्रकार की व्यवस्था जो अच्छी मानी जाती थी विवाह में, वो उस समय भी अच्छी ही मानी जाती थी। और 4 प्रकार की जो निम्न स्तरीय विवाह मानी जाती थी, जिसमें गंधर्व विवाह भी आता था, समाज में ऐसे ही प्रचलित। अब यहां से आप इस तथ्य को निकाल लेंगे कि महात्मा बुद्ध अथवा जैन धर्म, ये दोनों उस समय नवीन धर्म तो अस्तित्व में थे, ये दोनों ही नवीन धर्म अस्तित्व में थे, लेकिन सामाजिक प्रथाओं पर या समाज की जो परंपरा थी, उस परंपरा पर न तो जैन धर्म का तत्कालीन समय में बहुत असर पड़ा था, न बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा असर पड़ा। सम्राट अशोक जैसे महान शासक भी उस समाज में थे, लेकिन आपके पास सामाजिक परंपराओं के परिवर्तन में कोई विशिष्ट लक्षण नहीं मिलता। और एक महत्वपूर्ण कारण था कि सम्राट अशोक जैसे महान संत ने भी, महान शासक ने भी सभी स्तंभों पर बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था को स्पष्ट रूप से नहीं व्यक्त किया। जब सम्राट अशोक के स्तंभों का आप मूल्यांकन करते हैं तो आप देखते हैं कि ज्यादा उसमें नैतिक उद्देश्य। मतलब हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परंपराओं के प्रति या प्रथाओं के प्रति जो थोड़ी सी कट्टरता थी, थोड़ी सी जिसको कहा जाए कि परंपरा के प्रति लगा, वो उस कालखंड में बढ़ता जा रहा था। उस कालखंड से शुरुआत उसकी हो रही थी। अब विवाह में वहां पर 2 चीजें देखी गई है, समगोत्रीय विवाह या विषम गोत्रीय विवाह। समगोत्रीय विवाह, विषम गोत्रीय विवाह यहां पर देखेंगे, या असमगोत्रीय विवाह ये भी देखेंगे। इसको समगोत्रीय विवाह, क्योंकि आप जानते हैं कि गोत्र की जो संकल्पना कालांतर में व्यवस्थित शब्द से निकला है, ऋग्वैदिक कालखंड से, और उपनिषद काल आते आते गोत्रीय जो परंपरा थी वो पूर्णतः वैज्ञानिक हो चुकी थी, विकसित हो चुकी थी। तो प्रायः गोत्र में, समान गोत्र में शादी करना उचित नहीं माना जाता था। लेकिन कुछ ऐसे समूह भी थे जहां पर समगोत्रीय विवाह प्रचलन में था, जिसका एग्जाम्पल शाक्य गणराज्य है। शाक्य गणराज्य, यहां पर समगोत्रीय विवाह की प्रथा, मतलब समाज के एक बड़े हिस्से में समान गोत्र में विवाह को उपयुक्त नहीं माना जाता था, लेकिन समाज का कुछ ऐसा हिस्सा भी था जो समगोत्रीय विवाह को उपयुक्त मानता था। ये एक चीज है। शायद इसका आधार वर्ण श्रेष्ठता का सिद्धांत रहा हो या रक्त श्रेष्ठता का सिद्धांत रहा हो, और विषम गोत्रीय व्यवस्था का मतलब गुणों को आधान करने की व्यवस्था रही हो। इस तरह की चीजें हो सकती है। अब समाज में विवाह के जो प्रकार में आपने देखा कि 8 प्रकार के विवाह भी प्रचलन में थे, और समगोत्रीय विवाह, असमगोत्रीय विवाह भी प्रचलन में था। उसके बाद एक चीज और आपको देखना है कि समाज में ऊर्ध्वलोम और अनुलोम दोनों ही प्रकार के विवाह थे। ऊर्ध्वलोम एवं अनुलोम, जहां पर आप समझते हैं कि ऊर्ध्वलोम एवं अनुलोम को अच्छी तरह से आप जानते हैं कि ऊर्ध्वलोम और अनुलोम दोनों ही प्रकार के विवाह थे। लेकिन यहां पर आपको देखना है कि ऊर्ध्वलोम विवाह में एक उच्च वर्ण का लड़का अन्य वर्ण की लड़की से शादी कर सकता है जो उसे निम्न है। लेकिन ऊर्ध्वलोम और अनुलोम विवाह के फलस्वरूप समाज में कई जातियां नई अस्तित्व में आ रही थी। कई जातियां का उदय हो रहा था। मतलब जो आप वर्ण व्यवस्था में इस वर्ण को आप देख रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब उससे जातियां अस्तित्व में आ रही। अब इसका एक उल्लेख मैं आपको बतलाऊं कि वहां पर एक कर्णिक शब्द का उल्लेख हुआ है, अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र को उस कर्णिक से, जिसका अर्थ होता है लिखने वाला, तो कालांतर में जाकर के एक वर्ग का गुप्त काल आते आते उदय हो जाता है, वो कायस्थ।
समाज में वर्ण के आधार पर वैश्य वर्ग के अंतर्गत कई प्रकार की जातियां एवं उपजातियां बनने लगे और समाज में अपना स्थान प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। उसके पीछे में यह ऊर्ध्वलोम और अनुलोम विवाह था। यह उसके पीछे में अगर आप लोगों से कारण कभी पूछा जाए तो आप दो प्रकार के कारणों को बतलाएंगे, ऊर्ध्वलोम एवं अनुलोम वैवाहिक सिस्टम, और दूसरा सिस्टम यहाँ पर यह था कि उनकी जात या उनके जो पेशे थे और वर्ण से परे जाति के रूप में स्पष्ट रूप से आने लगी थी। तो मौर्य काल से समाज में एक जटिलता बढ़ी और वह मौर्य काल से जो जटिलता की शुरुआत हुई गुप्त काल आते आते जो कई प्रकार की नई जातियां भी समाज में बनने लगी। अब वहां पर एक चीज आपने देखा कि शिक्षा की व्यवस्था क्या थी। शिक्षा की व्यवस्था देखिए, जैसे ही आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हम लोग करते हैं कि उस समय आश्रम की व्यवस्था थी, तो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आता है आपको ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसके अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से। अब शिक्षा पर एक स्तर था, उसको जरा देखें। शिक्षा का एक स्तर था कि ब्राह्मणों के लिए त्रिवेद यानी कि त्रिवेद त्रयी का अध्ययन करना जरूरी था। पुराण उस समय डेवलप हो रहे थे, जो उपनिषद डेवलप हो गए, उसका अध्ययन करना जरूरी था। लेकिन क्षत्रियों के लिए पूरा उतने उपनिषदों का अध्ययन करना जरूरी नहीं, और स्त्रियों के लिए जीवन के उपयोगी जो तत्व होते हैं शिक्षा का, उसका अध्ययन करना जरूरी था। यद्यपि उस समाज में शैक्षिक दृष्टिकोण से भी कई महिलाएं अत्यधिक उच्च स्थान प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर सुभद्रांगे और बिंदुसार की जो पत्नी थी, अशोक की जो माता थी खुद, वो खुद उच्च शिक्षा प्रवीण थी, आप यह देखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी कहा जाता है कि उनको भी प्रारंभिक शिक्षा, राजनीतिक चिंतन की, राजनीतिक दृष्टि की जो प्रारंभिक शिक्षा मिली थी वो अपने माता से मिली थी। यद्यपि यह शोध का विषय है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि तक्षशिला में भी उन्होंने शिक्षा पाई थी। लेकिन जो कुछ भी हो, निष्कर्ष रूप से हमको स्त्रियों को अशिक्षा का या स्त्रियों के दुरावस्था का कोई प्रमाण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नहीं मिलता है, सम्राट अशोक के समय। जब यहाँ पर हम अशोक के समय की कालखंड की बात करें तो वहां पर भी आप लोगों ने देखा है, जब कलिंग युद्ध की लड़ाई चल रही थी तो कलिंग जो अनंत पद्मनाभ थे, उनकी जो पत्नी अथवा पुत्री आई है, तो अशोक उसके साथ युद्ध करना बंद कर चुके हैं। इसका मतलब है कि स्त्रियों का सम्मान बहुत ही अच्छा होता था। तो मौर्य काल में स्त्रियों की दशा में किसी भी विशेष प्रकार का उल्लेखनीय गिरावट की स्थिति नहीं थी। स्त्रियों की दशा अच्छी थी, सामाजिक रूप से मजबूत है, ऐसा माना जा सकता है। अब वहां पर एक चीजों को और देखते हैं कि प्रथा उस समय कैसे थी। परिवार की प्रथा, मेरा इशारा इस पर, परिवार की प्रथा। देखिए, भारतवर्ष में परिवार की प्रथा हमेशा से संयुक्त परिवार को प्राथमिकता दी गई है, हमेशा से संयुक्त परिवार की। अगर वैदिक कालखंड में आप जाते हैं तो वहां पर भी संयुक्त परिवार की प्रथा, क्योंकि वैदिक, अगर मौर्य काल में भी हम आते हैं इस पर, तो नैतिक उपदेशों के तहत इस परिवार के सदस्यों को भी अशोक ने यह सलाह दी है, अशोक ने अपने स्तंभ में लिखवाया है कि वृद्धजनों का ख्याल रखें। तो यहां पर स्पष्ट है कि एक संयुक्त परिवार की प्रथा उस समय भी वरीयता के क्रम में थी, उसको लोग प्रीफर करते थे। लेकिन इसके साथ ही साथ हम ऐसा कोई उल्लेख नहीं कर सकते कि वहां पर व्यक्तिगत परिवार नहीं था। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी, आप लोग लाइन नोट कर लेंगे कि मौर्य काल में संयुक्त परिवार की प्रथा का विशिष्ट रूप से उल्लेख था। अब जब आप देखेंगे, विवाह भी आपके पास में स्पष्ट हो चुका है कि विवाह के प्रकार भी। अब विवाह के बाद एक आता है कंसेप्ट पुनर्विवाह। ये तो भाई आप लोगों को आजकल समझ ही लेना चाहिए। पुनर्विवाह की जो स्थिति है अपने समाज में बढ़ती जा रही है, यद्यपि यह समाज के लिए चिंतनीय विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए पुनर्विवाह की स्थिति, क्योंकि भारतीय संदर्भ में विवाह एक संस्कार है, विवाह एक संस्था नहीं। वेस्टर्न में जो भी हो, हमारे देश में हमारी जो मिट्टी है उसमें विवाह को संस्कार माना जाता है। देखिए, अर्थशास्त्र में विवाह के लक्षणों को दो प्रकार से माना गया है। एक व्यावहारिक तौर पर हम देखते हैं, पहला संतान उत्पत्ति, ऋण देव ऋण से मुक्त होने, और दूसरा काम वासना, इसके लिए। लेकिन इसे उपयुक्त भारतीय दृष्टिकोण से नहीं माना चाहिए, संतान की उत्पत्ति। अब अगर संतान की उत्पत्ति न हो
तो पुनर्विवाह की स्थिति भारतीय समाज में है। पुनर्विवाह की स्थिति भारतीय समाज में उस समय में थी, और पुनर्विवाह की स्थिति ये पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए थी। पुरुष और महिला दोनों के लिए, मतलब महिला भी पुनः विवाह कर सकती थी और पुरुष भी कर सकते थे। यद्यपि इसके संबंध में कुछ अस्पष्ट प्रावधान किए गए थे। अब यहां पर देखना है, ये कंडीशनल और अनकंडीशनल दो प्रकार की चीजें थी। आज के संदर्भ में अगर दोनों का मतैक्य नहीं हो तो वहां पर एक तलाक का प्रावधान था। देखिए, तलाक हिंदी शब्द नहीं है, तो वहां पर अर्थशास्त्र में मोक्ष का उल्लेख है। ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र में मोक्ष का उल्लेख विवाह विच्छेद के लिए किया गया है। अर्थशास्त्र में मोक्ष का उल्लेख विवाह विच्छेद के लिए किया गया है। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। और मोक्ष के संदर्भ में आप लोगों को देखना है, यह स्वैच्छिक था। यह स्वैच्छिक था, यह पारिवारिक रजामंदी के फलस्वरूप था। ऐसी स्थिति में दहेज जो मौर्य समाज में था, मौर्य समाज में शादी के उपलक्ष्य पर दहेज दिए जाते थे, दहेज की रकम वापस करनी पड़ती थी। दहेज की रकम वापस करनी पड़ती थी। उस जमाने में भी ऐसे सिस्टम थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर प्रश्न पूछा जाए क्या स्वैच्छिक तलाक या मोक्ष का उल्लेख है, तो आप कहेंगे हाँ। विवाह के प्रकार कितने प्रचलित थे? तो 8। क्या पुनः विवाह था? तो हाँ, पुरुष और महिला दोनों के लिए ही पुनः विवाह था। पुरुष और महिला दोनों के लिए। एक सामाजिक दृष्टिकोण से सुंदर समाज की संरचना हमको मौर्य काल में प्राप्त होती है। अब उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको देखेंगे जो वहां पर समाज का मुख्य रूप से भोजन कैसा था, इसको ध्यान रखना है। देखिए, भोजन, समाज का भोजन। देखिए, आप लोगों को भी पता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। भारतीय समाज में भौतिकवादी चिंतन भी रहा है और खानात्मक समस्या आज भी है। आप लोगों को आज भी फ्री मिल जाए तो टूट पड़ेंगे आप लोग खाने पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि मौर्य काल में भोजन की रुचि है। देखिए, मौर्य काल से पहले वैदिक कर्मकांड का काल था। मतलब वैदिक कर्मकांड में जीवों की बलि दी जाती थी। जीवों की बलि दी जाती थी यज्ञादि अवसरों पर। अस्पष्टतः मांसाहार प्रमुखता से था। पहला स्पष्ट आपके पास में आ गया कि मांसाहार प्रमुखता से था। अब वहां पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय भी हो चुका था। इस दोनों धर्म के सिद्धांत में जब आप जाते हैं, कई सारी कॉमन चीजें मिलेगी आप लोगों को, लेकिन उसमें एक कॉमन चीज मिलेगी, अहिंसा। मतलब जीवों को नहीं मारना। अशोक ने अपने अभिलेख में इसका वर्णन किया है कि पहले सैकड़ों जीवों को शोरबा बनाने के लिए मारा जाता था, लेकिन अब वहां राजप्रसाद में भी जीवों की हत्या या जीवों की जो हिंसा है, जीवों की जो मारने की चीजें हैं, उसको कम कर दी जाएगी। उसने खुद कहा। अब वहां पर देखना है कि समाज का एक बड़ा वर्ग मांसाहारी था, लेकिन समाज में शाकाहारी वर्ग का भी विकास हो रहा, यह भी ध्यान रखना। कालांतर में जब धर्म का तत्व बढ़ता है तो वैदिक धर्म में भी एक अहिंसावादी विचारधारा आ गई। और उसी समय धर्म के इतिहास में जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर जानकारी पड़ेगी कि क्या हमारे पास जो वैदिक जो वेदोत्तर धर्म थे, उसी का विकास उस समय तक हुआ था या वेदों में भी विकास हुआ था? वेदों के धर्म में भी विकास हुआ था। तो वेदों के धर्म में भी उस समय विकास हुआ था मौर्य काल आते आते। मौर्य काल से पहले मतलब ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र प्रमुख देवता हुआ करते थे, अब मौर्य काल आते आते वो सिर्फ राजा रह गए, राजा ही रह गए थे। उससे उनकी जो स्थिति थी वह वेदों में व्याप्त, वेदों में बहुत कम वर्णित, विष्णु ने नाटकीय रूप से ली थी। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि मौर्य काल आते आते ही भागवत धर्म भी अस्तित्व में आ चुका था। यद्यपि भागवत धर्म की जो विस्तृत रूपरेखा है, भागवत धर्म का जो पूरा आयाम बना,
उसमें गुप्त काल तक के कालखंड का है, लेकिन भागवत धर्म का भी उल्लेख मौर्य काल की पुस्तकों में है, जहां पर कि कृष्ण की पूजा होती थी, वहां पर संकर्षण की पूजा होती थी, सुभद्रा की पूजा होती थी। मौर्य काल में भी इसका उल्लेख है। अब कृष्ण और विष्णु एक बन चुके थे। कृष्ण और विष्णु नाटकीय रूप से एक बन चुके थे। अब यहां पर ध्यान रखना है आपको कि उस समाज में नाटकों का मंचन भी होता था। नाटकों का मंचन भी मौर्यकालीन समाज में होता था, मतलब मनोरंजन के साधन भी थे। मनोरंजन के साधन थे, और मनोरंजन के साधनों की जब बात करेंगे तो उसमें कई प्रकार की चीजें, जिसका मैं उल्लेख यहां पर करूंगा, आप लोगों को कौतूहल में डाले। सबसे पहले उसमें नट और नर्तक भी थे, नट और नर्तकी की व्यवस्था भी थी। अब यहां पर देखेंगे ये नृत्यकी, नृत्यकी शब्द से ही एक शब्द निकला है नाट्य। जो शब्द आप लोग बोलते हैं नाट्य शास्त्र, वो पाली भाषा का शब्द है जो नृत्य से ही निकला है, इसको भी ध्यान रखना है। तो मनोरंजन के साधन थे, नाटकों का मंथन भी था, और नाटकों में प्रमुखता से नाटकों का जो मंचन किया जाता था उसमें तो भास के नाटकों का मंचन किया जाता था। भास के नाटकों का मंचन किया जाता था। अब आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत साहित्य का प्रथम नाटककार की अगर बात करूं तो आप भास का उल्लेख करेंगे, संस्कृत साहित्य का। और सेकंड चीज ध्यान रखना है कि पाणिनि कि अष्टाध्यायी के जो विभिन्न पात्र रहे हैं वह भी नाटक के विषय वस्तु बन चुके थे। और कुछ जगहों पर मैं वाल्मीकि रामायण की जो मूल स्रोत थे या महाभारत के जो मूल स्रोत थे, महाभारत मूल अंश में उसका भी उल्लेख मिलता है। अब आपके दिमाग में बातें आएगी कि रामायण और महाभारत इस दोनों में से किसका पहले नाटकीकरण किया गया। तो आपको उत्तर रखना है कि महाभारत के अनुसार कृष्ण खुद स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रामलीला देखा था। तो मतलब अगर हम नाटक की बात करें महाकाव्य से नाटक पर, तो सबसे पहले रामायण का हुआ था, यह ध्यान रखना है आप लोगों को। और उसके बाद महाभारत का भी नाटकीकरण हो गया था। तो अब नाटक जो होंगे तो वहां पर क्या बनेगा, प्रेक्षागृह बनेगा जहां पर देखने के लिए लोग होंगे। मनोरंजन के साधन में एक वाग्जीवी भी था, वाग्जीवी। ये वाग्जीवी शब्द से आप लोग परिचित है आज भी। आप लोग भी आजकल देखते होंगे जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लोगों की आवाज में बात करते हैं। हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ की आवाज में किसी ने धमकाया है किसी कुछ लोगों को, मीडिया में इस तरह की चीजें आई थी, पता नहीं उस पर केस हो या ना हो, लेकिन जहां तक बतलाऊं कि उस जमाने में भी बाघजीवी प्रथा थी। ये बाघजीवी ऐसे होते थे जो वहां पर दूसरे की आवाज का नकल करके बोलते थे। मतलब सामान्य तौर पर समझ सकते हैं जो वहां पर एक मनोरंजन के साधन के तौर पर भी उनको देखा जाता था। रूपा जीवा एवं रूपा जीवी, रूपा जीवा भी इस तरह के होते थे। वहां पर एक चीज और मैं रूपा जीवा भी इस तरह का चीज वहां पर होता था, इसको भी देख लेंगे आप लोग। एक विशेष वर्ग मिलता है कुशाली, कुशीलव, इस वर्ग का देख जो प्राचीन राजाओं का स्तुति गान करता था। प्राचीन राजाओं का पहले साम्यता स्थापित करता था, वर्तमान में समकालीन राजा का वर्णन करता था। समकालीन राजा, अब उसके बाद अर्थ लेंगे समक्ष राजा का वर्णन करता था, उसको कहा जाता था कुशीलव। यह समाज का एक विशिष्ट बौद्धिक रूप से संपन्न वर्ग हुआ होगा। अब यहीं से धारणा कालांतर में जो धारणा इसी से आई है कि गुप्त काल में जब देखेंगे आप तो राजाओं की उपाधि भगवान के साथ उनकी तुलना की जाने लगी। मौर्य काल में किसी भी शासक ने अपने आप को भगवान के समकक्ष नहीं माना, तुलना नहीं किया। अशोक की जो उपाधि है वह सिर्फ प्रियदर्शी की है, देवनांग प्रिय की है, मतलब देवताओं का प्रिय। लेकिन जब आप गुप्त कालखंड में पास जाते हैं तो वहां पर सबकी तुलना भगवान से होने लगती है, किसी के स्कंद से होने लगती है, किसी की विष्णु से होने लगती है, किसी को पराक्रमांक कहा जाता है, वगैरह सारी चीज विष्णु काल में पढ़े, हम गुप्त काल में पढ़ेंगे। तो समाज में मनोरंजन के साधनों पर भी
विभिन्न प्रकार के वर्गों का उदय हो चुका था। अब इसमें शिकार करना भी एक था। शिकार करने के लिए एक ही शब्द का उल्लेख किया गया है, मृगया। मृगया का अर्थ यहां पर मृग नहीं समझेंगे, शिकार करना समझेंगे। मृगया का अर्थ यहां पर शिकार करना समझेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग बात करते हैं कि उस समय क्या चिकित्सा सिस्टम थी या नहीं थी, मौर्य काल में चिकित्सा सिस्टम था उस समय, तो मौर्य काल में चिकित्सा सिस्टम था, चिकित्सा की प्रणाली थी। और वहां पर चिकित्सा की प्रणाली के लिए जो शब्द का उल्लेख किया गया है वह वैदिक शब्द से मिलता जुलता है, भीषक। तो वहां पर भीषक मुख्यतः जो होते थे वह सामान्य भीषक होते थे, मतलब सामान्य रूप से अगर किसी को दर्द अगर हो। उसके बाद एक प्रसूति भीषक होते थे। प्रसूति भीषक का मतलब आप समझते ही होंगे, तो प्रसूति करवाया जाता था। और तीसरा एक होता था जिसकी हड्डी वगैरह टूट जाती थी तो उसको क्या कहा जाए, शल्य, शल्य भीषक। सामान्य तौर पर समझ लेंगे इस तरह के तीन से मतलब आयुर्वेद का प्रयोग होता था। यहीं पर आपको समझना है कि मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारतीय रसायन विज्ञान से ज्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन चिकित्सा प्रणाली को देखते हुए ऐसा लगता है और शास्त्र के वर्णन से ऐसा स्पष्ट होता है कि भारतीय रसायन प्रणाली से अथवा रसायन विज्ञान से परिचित भी थे। सामान्यतः एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका चूंकि हमारे पास पूरा उपलब्ध नहीं है, उसके यत्र तत्व वर्णन ही हमें मिलते हैं, या मेगास्थनीज उस जमाने में पहुंच रसायन विज्ञान तक ना रही हो। अब जब हम यहां से देख नोट कर लेंगे 3 प्रकार के शल्य चिकित्सा के चीजों को नोट कर लेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि व्यापार कैसा होता था। देखिए, ऋग्वेद के जमाने से ही हम लोग व्यापार पर बल देते रहे हैं। भारतीयों के बारे में अधिकांश तक कहा जाता है कि भारतीय व्यापार पर बल नहीं देते हैं, अध्यात्म पर बल देते हैं। लेकिन भारतीयों ने व्यापार में भी अपना नाम कमाया है भाई। भारतीयों को बदला, हमने अध्यात्म की भी शिक्षा पूरे विश्व को दी है और व्यापार की शिक्षा भी पूरे विश्व को दी है। आज रेशम मार्ग पर चीन भी कहते हैं, लेकिन जब रेशम मार्ग के विस्तृत अनुसंधान की जाए तो उसकी जड़ें भारत से ही निकलेगी, विशेषकर भारत के पश्चिमोत्तर भाग से, जहां पर तक्षशिला स्थित था। तक्षशिला आज भी चाइना भी तो कहता है कि पीओके से निकालेंगे। तो अब मैं बतलाऊं, वो सपना देख रहा है तो चीन के पीओके से निकाल लेंगे। अब चलो देखते हैं, सपना देखने का अधिकार सबको है। तक्षशिला से जाता था एक व्यापार मार्ग बैक्टीरिया क्षेत्र होते हुए पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया तक। मध्य एशिया तक तो व्यापार के 2 मार्ग थे, स्थल मार्ग और जल मार्ग। स्थल मार्ग और जल मार्ग। स्थल मार्ग को प्रीफर अर्थशास्त्र में किया गया है, अर्थशास्त्र, और जल मार्ग को भी उपयुक्त स्थल मार्ग के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर नहीं देखा गया है। लेकिन जब जल मार्ग ही उपलब्ध हो तो जल मार्ग की को भी स्वीकार करना ही पड़ता है। श्रीलंका की राजधानी उस समय अनुराधापुर थी, अनुराधापुर। तो श्रीलंका के साथ हमारे जो संबंध थे जल मार्ग से थे, वो जल मार्ग से थे, जल मार्ग से थे। इसको ध्यान रखना है। अब एक चीज का उल्लेख आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वहां पर सूती वस्त्र प्रमुखता से था। सूती वस्त्र मतलब कपास का उत्पादन मौर्य काल में बहुत ही अच्छा होता था। कपास, गेहूं, धान, मतलब जिसको चावल कह दे, इत्यादि यहाँ पर प्रमुखता से उपस्थित थी। उड़द उपस्थित था, मूंग उपस्थित था, मटर था, इत्यादि की जानकारी भारतीयों को थी सूती वस्त्र का। लेकिन एक नाटकीय रूप से अर्थशास्त्र में एक चीन पट का उल्लेख किया गया है। चीन पट, इस चीन पट, वहां पर एक चीन का राजवंश था, उसके नाम पर चीन आया है। लेकिन थोड़े हम चीन पट को भी देखेंगे, वैश्विक इतिहास के पीछे उसको फोकस करेंगे। चीन पट का उल्लेख किया गया, मतलब चीन से रेशम आते थे, चीन से रेशम आते थे। मतलब भारत और चीन के बीच में जो व्यापार था उसको अर्थशास्त्र में बदलाया गया। चीन से आने वाले रेशम, चीन पट शब्द का उल्लेख किया गया। यह कौतूहल का विषय है, क्योंकि अन्य जो समकालीन पुस्तकें हैं उससे पहले के मतलब पाटलिपुत्र से संबंधित, तो वहां से चीन से आने वाले या चीन के साथ व्यापार का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं किया गया।
लेकिन अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख नाटकीय रूप से प्रमुखता से इसका उल्लेख करना चाहेंगे कि यह चीन के साथ हमारे संबंधों को उस समय से भी दिखलाता है और व्यापारिक संबंधों को दिखलाता है चीन के साथ। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मौर्य काल में हमारी जो व्यवस्था थी, व्यापार की व्यवस्था थी, वो समुन्नत दृष्टिकोण से थी। विभिन्न प्रकार के शहरों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के बंदरगाहों के माध्यम से हमारे व्यापार चलते थे, इन प्रकार के बंदरगाहों के माध्यम से। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि अब जब हमारे व्यापार चलते थे तो हम व्यापार में क्या चुकाते होंगे, मतलब मुद्रा हमारे पास था या नहीं। मुद्रा, देखिए मुद्रा का अर्थ पहले समझ लेंगे। मुद्रा के बारे में सामान्य रूप से समझ ले कि जिसको सर्वस्वीकृति प्राप्त हो दोनों जगह पर। देखिए वहां पर मुद्रा के लिए कई चीज धातुओं का प्रयोग होता था, जिसमें कि चांदी और तांबे प्रमुखता से, चांदी और तांबे प्रमुखता से, चांदी के मुद्रे एवं तांबे के। और अर्थशास्त्र को अगर हम आधार माने तो अर्थशास्त्र में कई प्रकार के मुद्राओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि सुवर्ण भी कहा गया है, सुवर्ण भी है एक मुद्रा। दूसरे के बारे में देखेंगे तो पन देखेंगे, धारणी देखेंगे, मासक देखेंगे और काकनी देखेंगे। ये मुद्राएं उस समय थी। सुवर्ण अब नोट कर लेंगे, सुवर्ण, उसके बाद है पन, उसके बाद है धारण, उसके बाद है मासक और काकनी, इसको नोट कर लेंगे। अब इसमें अर्थशास्त्र में सर्वाधिक रूप से जो प्रचलित मुद्रा लगता है ऐसा वो पन था, पन, इसको ध्यान रखना। पतंजलि ने दिनार का भी उल्लेख किया, लेकिन यहां पर जो सर्वाधिक रूप से प्रचलित मुद्रा थी वो पन थी, क्योंकि अमात्यों का वेतन इस पन में दिया जाता है। इस पन के लिए दो प्रकार का शब्द उल्लेख है, एक पन खुद और दूसरा कासार पन। कुछ नाटकों में चंद्रगुप्त के विक्रय की बात होती है, बाल्यकाल में चाणक्य के द्वारा उनको क्रय किया जाता है, उसमें भी पन और कासारपन को ही तय करने की बात आती है। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सुवर्ण कोई सोने का ऐसा कोई विशिष्ट मुद्रा रहा होगा या विशिष्ट कोई ठप्पा रहा होगा, लेकिन यह पन सबसे प्रचलित मुद्रा था। काकनी सबसे छोटी इकाई थी, यह मुद्रा के रूप में एक छोटी इकाई भी इसकी पन की हो सकती है। तो इसको ध्यान रखना है कि सुवर्ण, पन और धारण, मासक और काकनी। अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य काल में सबसे प्रचलित इकाई, मौद्रिक इकाई क्या थी, तो आपका जवाब पन का होगा। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अब जब हम चलते हैं अर्थशास्त्र में, अब यहां पर समझना है कि अर्थशास्त्र में एक शब्द का उल्लेख होता है वार्ता, शिक्षा के तौर पर। देखिए अर्थशास्त्र का उल्लेख तीन रूपों में होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र को कुछ पुस्तकों में दंड नीति कहा गया है और कुछ पुस्तकों में खुद अध्ययन के तौर पर वार्ता कहा गया है, और फिर अर्थशास्त्र तो है। ये तीन चीज के तौर पर देखेंगे। अगर वार्ता भी आपसे पूछा जाएगा तो आप भी इसी का उल्लेख करेंगे, अगर दंड नीति का पूछा जाए तो भी आप उल्लेख करेंगे, और उसके बाद अर्थशास्त्र में का तो समझ ही रहे कि उसका उल्लेख करेंगे। अर्थशास्त्र में एक शब्द का प्रयोग आता है, उसको कहते हैं राष्ट्र शब्द का प्रयोग है। अब इस राष्ट्र शब्द को समझेंगे जरा, ये राष्ट्र शब्द क्या था। देखिए अर्थशास्त्र में जो राष्ट्र शब्द आया है उसको आप ऐसे समझेंगे, राष्ट्र शब्द। तो अर्थशास्त्र में जो हमारे शब्दावली है उसमें राष्ट्र शब्दों को समझना है आपको। देखिए अर्थशास्त्र में आय के जो स्रोत थे, तो आय के स्रोत में सबसे पहला क्या स्रोत मानेंगे हम, केंद्रीय। सबसे पहला हम केंद्रीय स्रोत मानेंगे, और दूसरा मानेंगे जो प्रांतीय स्रोत थे, मतलब प्रांतों से आते थे प्रांतीय स्रोत। तो क्या आप जानते हैं उस समय प्रांत भी थे, उत्तरापत्ता, दक्षिणापत्ता इत्यादि प्रांत थे उस समय। तो प्रांतों से जो आने वाले आए थे उसे राष्ट्र कहा जाता था। प्रांतों से आने वाले आय को राष्ट्र कहा जाता था। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि राष्ट्र क्या था, तो आप उत्तर देंगे कि उसमें राष्ट्र में कोई भौगोलिक इकाई नहीं थी, राष्ट्र उस समय सिर्फ प्रांतों से आने वाले आय को कहा जाता था। इसको ध्यान रखना है। और एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि सबे भूमि गोपाल की, मतलब जो भूमि थी वहां पर भूमि पर कर लगाए जाते थे। ये कर दो प्रकार के थे, उसमें सबसे पहला होता था राजा के द्वारा लगाया जाने वाला सीता, और दूसरा कर था एक भाग, सीता और भाग। इसको जरा इतिहासकारों में थोड़ा सा विभिन्नता का विषय रहा है कि सीता क्या था, भाग क्या था।
सीता माता से के अर्थ थोड़ा सा परे समझेंगे। सीता हमारे पास भूमि पर लगाए जाने वाला सबसे प्रचलित कर था, जो सबसे पहले से आ रहा था। उत्तर वैदिक कालखंड से ही भूमि पर लगाए जाने वाला जो कर था वो सीता था। तो राजा की जो भूमि थी, तो भूमि दो प्रकार की होगी, एक राजकीय भूमि होगी और एक पैतृक लोगों की निजी भूमि होगी। तो सीता प्रायः हम ऐसा संदर्भ लेते हैं कि राजा के द्वारा उस भूमि पर लगाया जाता होगा, कि राजा के द्वारा किसी को और भूमि दी गई राजकीय भूमि पर लगाया जाता है, और भाग प्रायः निजी संपत्ति पर, जो निजी भूमि थी उस पर लगाया जाता था। तो सीता और भाग। अब प्राचीन ऋग्वैदिक कालखंड में हम जब जाते हैं तो वहां पर बलि और भाग दो प्रकार की चीजों का हमको उल्लेख होता है। बलि का अभिप्राय भेंट से है, तो राजाओं को दिया जाता था, लेकिन जब यहां पर हम आते हैं तो भाग हमारे पास नियमित कर का हिस्सा बन जाता है। तो भूमि से अगर पूछा जाए आपको, जो भूमि पर कितने प्रकार के कर लगते थे, तो आप दो प्रकार का कर का उत्तर अनिवार्य रूप से दे सकते हैं। अब देखिए, भूमि पर राजा कर लेता हो, राजा अगर कर लेता था तो भूमि की भी तो सिंचाई करनी पड़ती होगी ना। हाँ, तो सिंचाई के साधन भी थे उस समय, सिंचाई के साधन का भी उल्लेख है, और सिंचाई के साधनों के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा जाता था, देव मातृका एवं अदेव मातृका। ध्यान रखेंगे आप लोग, देव मातृका एवं अदेव मातृका। सिंचाई के साधनों के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा जाता था, देव मातृका एवं अदेव मातृका। ध्यान रखना है, देव मातृका के अंतर्गत वैसे भूमि आती थी जिस पर की वर्षा होती थी, सिंचाई की साधनों की जरूरत नहीं थी, और अदेव मातृका के अंतर्गत वैसी भूमि आती थी जिस पर की सिंचाई की जरूरत थी। तो सिंचाई के साधनों में क्या थे, तो पहले आपके पास आएंगे झील, जिसके लिए तर शब्द का प्रयोग हो गया है, वो झील थे। अब झील कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार के होंगे। आप लोगों ने पढ़ा ही है कि चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था, तो पुष्यमित्र नहीं बोल देंगे, पुष्यगुप्त ने करवाया था। गुजरात में भी है, गिरनार में, सौराष्ट्र की जो प्रांत की थी उसमें, गिरनार में। अब वहां पर देखेंगे कि किसने करवाया था, तब तो याद रहे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति था। अब ध्यान रखना है, सम्राट अशोक का जो वहां पर प्रांतपति था उसका नाम था युशास्क। उसने वहां पर क्या करवाया था कि उसने वहां पर युशास्क ने नहर से, उस झील से नहर निकलवा दिया था, नाली निकलवा दिया था। तो आपको यहाँ ध्यान, इससे आपको पता ये भी चल गया जो अशोक के समय में वहां पर प्रांतपति कौन था, उसका नाम हमने बतला दिया है कि युशास्क था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि झील से होता था, कुएं से होता था जिसको कि कूप कहा जाता है, कूप, और जल संचयन करने की अन्य प्रथा भी थी, जिसको कि घिरनी वगैरह, जल को निकालने की, कुआं से जो जल निकाला जाता था तो घिरनी वगैरह का भी प्रयोग होता था। इसको भी ध्यान रखना है कि सिंचाई के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा जाता था, देव मातृका एवं अदेव मातृका। देव मातृका ऐसी भूमि थी जिसमें की वर्षा होती थी, अदेव मातृका में ऐसी होती जिसमें वर्षा की कमी रहती थी, लेकिन सिंचाई के साधनों के द्वारा उस पर कृषि कार्य किए जाते थे। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इस कालखंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, मौर्य काल की जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना अपना मेल नोट करें, लिखें, ताकि उस पर से संबंधित जो पीडीएफ आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।